Hello guys, so welcome back to the another video of CA Final Top 200 question of CA Final Audit. So where we will be discussing the other start with part 3 of the remaining portion, that is the part 3 of the chapter 17, that is investigation. So we will be covering the question of investigation. Okay guys, so let's move to the question. The first question that comes is, what are the important issues in mind by investigator while preparing his report? What are the important issues that should be kept in mind by investigator while preparing his report? So let's move to the solutions. So the answer is on 17.21 page. Okay, 17.21. 17.21. The question is, what are the important issues to be kept in mind by investigator while preparing his report? The सो इन्वेस्टिगेटर को अपने माइंड में क्या रखना पड़ेगा कि प्रॉपर फैक्ट एंड रेलेवेंट अजम्पशंस को स्पेल आउट किया है कि नहीं किया। वो बोलेगा प्रॉपर फैक्ट एंड रेलेवेंट अजम्पशंस को उसने स्पेल आउट किया है कि नहीं किया। What are the important issues? The issues which will be kept in mind by the investigator while preparing his report will be the proper fact and relevant and assumptions को spell out किया है कि नहीं किया। Let's discuss one by one. Proper fact means that each every word and expression are used properly और उसकी वजह से कोई एम्बिगिटी और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहा है। सेकंड थिंग क्या होगा कि फैक्ट तो रेलेवेंट फैक्ट है कि नहीं है। रेलेवेंट फैक्ट एंड कंक्लूजन शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड विद एविडेंस, उनको एविडेंस से लिंक करना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है कि रेलेवेंट, तो रेलेवेंट बोलेगा तो क्या होगा भाई, तो सब चीज रेलेवेंट चीजें कवर होनी चाहिए, मतलब इररिलेवेंट चीज नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द assumptions। तो assumptions की बात करेगा तो बोला assumptions रहेगा ना, उसको भी देखो बताने का भाई बेसिस ऑफ assumption देखना और मेड शुड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होना चाहिए, बता देना चाहिए कि assumption यूज किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्पेल आउट करो। तो रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट एक्सेप्टेड, स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है वो भी देख लेना। उसके बाद ये आपके 5 पॉइंट हो गया, मतलब क्या कि इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट क्या इंक्लूड करेगी, तो प्रॉपर फैक्ट रेलेवेंट अजम्पशन एंड स्पेल आउट करो। प्रॉपर फैक्ट एंड रेलेवेंट अजम्पशन को स्पेल आउट कर दो। ठीक है, और उसके अलावा आप पॉइंट 6 में लिख सकते हो कि भाई पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए और एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी वो फाइनल पैराग्राफ में फॉर्मेट बन जाएगी। ठीक है, फाइनल पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। So guys, let's move to the other question. The another question is on what? So the question is, you appointed to investigate the economic and financial position of the unit। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, या दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये मेरे अंदर में आया भी था। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर टू कंसीडर फॉर स्टडीइंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन आपको पढ़नी है तो क्या फैक्टर आप कंसीडर करोगे, तो फैक्टर टू कंसीडर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इसमें आपको ज्यादा लगाने की जरूरत है, तो आपका लॉजिकली इसका आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर की बात करेंगे ना भाई, आपकी बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट पे ही क्वेश्चन डिपेंडेंट है। बैलेंस शीट पे चालू करेंगे हम सबसे पहले असेट से चालू करेंगे। ठीक है, असेट तो बोला क्या आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या आपके फिक्स और वर्किंग कैपिटल एडुकेट है, एडुकेशन अदरवाइज ऑफ द फिक्स और वर्किंग कैपिटल देख लेंगे। उसके बाद अपन जैसे बैलेंस शीट में गए, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग सेकंड चेक करेंगे कि भाई क्या, दूसरा पॉइंट देखेंगे वेदर क्या जो बिजनेस है। ठीक है, उससे पहले अपन सीधा अपन पीएनएल पे चले जाते हैं। पीएनएल में हम लोग देखेंगे भाई क्या सेल्स है एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर क्या है, व्हाट विल द ट्रेंड इन सेल्स एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर क्या होगा। सेकंड पॉइंट देखिए आप लोग ने पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पॉइंट पे अपन पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट क्या, वेदर द प्रॉफिट विच द बिजनेस कुड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर वुड बी यील्ड एडुकेट, क्या वो एडुकेट रिटर्न देगा कि नहीं देगा कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या बिजनेस अपने 100% कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी और द इंप्रूवमेंट कैन बी मेड
टू रीच द प्रोडक्टिविटी एट द फुल। तो ये आपका अनदर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, सीधी बात है, उसमें आपको असेट और लायबिलिटीज, असेट और आपको पीएनएल और के हिसाब से चलने का मतलब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? बैलेंस शीट को चलना है, बैलेंस शीट और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके चलना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आपका था, बैलेंस शीट और पीएनएल, ठीक है, मेजरली। और आपको सीएफएस, तो आप उसमें पहले से सोच लो कि भाई वर्किंग कैपिटल एडुकेट है कि नहीं। आप देख लोगे कि आपके प्रॉफिट और सेल्स में क्या ट्रेंड है, वो देख लोगे। और उसके बाद आप देख लोगे कि प्रॉफिट जो आप बिजनेस क्या मतलब एडुकेट रिटर्न कमा रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या 100% कैपेसिटी और के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं और कुछ। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर वुड यू अगेन, यहाँ पे भी एक फैक्टर है, ये भी बोलता है कि अदर अनदर फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये भी फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है ना, हाँ। तो ये फैक्टर क्या बोलता है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हाट फैक्टर वुड यू कंसीडर इन फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर के लिए आप कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे? इसका आंसर आपको 17.31 पे मिलेगा, 17.31, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका ये है कि भाई आपको फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर देखने का है। टर्नओवर, अभी टर्नओवर होता है ना, टर्नओवर वो आपका पूरा पूरा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल पार्टी आपकी अच्छी आई तो आपका काम अच्छा हो गया, पॉलिटिकल पार्टी आपके अगेंस्ट आई तो आपकी बैंड बच गई, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना पॉलिटिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये इसका जो आंसर है ना आपका फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्न होगा वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉलिटिकल सीएम के ऊपर फ्यूचर टर्नओवर ट्रेंड डिपेंड करता है। पॉलिटिकल सीएम के ऊपर फ्यूचर टर्नओवर ट्रेंड डिपेंड करता है, फ्यूचर ट्रेंड इन टर्नओवर या फिर फ्यूचर टर्नओवर ट्रेंड डिपेंड करता है पॉलिटिकल। तो सीधी सी बात है ना, आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। सो पहला क्वेश्चन क्या, पॉलिटिकल मतलब पॉइंट, इसका आंसर क्या, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सीएम की बात करें, सी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सी बोलेगा तो कंपटीशन कितना है वो देख लेंगे, कॉम्पिटिशन देख लेंगे। उसके बाद एम बोले तो मार्केटेबिलिटी क्या है वो देख लेंगे। और उसके बाद अपने बोले तो फ्यूचर टर्नओवर ट्रेंड, तो ट्रेंड देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देखा पॉलिटिकल सीएम की वजह से अपना फ्यूचर टर्नओवर ट्रेंड मालूम पड़ेगा, पूरा का पूरा उसके ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो गाइस लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द क्वेश्चन दैट इज, द क्वेश्चन इज व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अगर कोई इनकमिंग पार्टनर आता है उसके बिहाफ में आप क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो सीधी सी बात है, जब कोई पार्टनर आता है ना आपको एक पूरा लॉजिकल है, ठीक है। पहली बात तो देखना भाई आपको कोई पार्टनर क्यों बनाएगा, तो रीजन जान लो, रीजन जान लो। रीजन जानने के बाद आप क्या करो, उसकी हिस्ट्री देख लो भाई। आप पार्टनर बनना भी चाहोगे कि नहीं चाहोगे वो भी देख लो ना। फिर पार्टनरशिप डीड, अभी आप बनना भी चाहोगे तो पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस देख लो क्या है। फिर गुडविल का कैसे कैलकुलेट करने का भाई वो भी चेक कर लो। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखना है बैलेंस शीट असेट देखना है और पीएनएल देखने का। तो एक एक बात हम लोग करते हैं, रीजन की बात करें, रीजन चेक करो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, रीजन। सबसे पहले बोलता है रीजन चेक करो फॉर द ऑफर of admission to new partner should be ascertained and it should be determined whether the same synchronizes with the retirement of any senior partners whose association may have been considerable bearing on the firm's success. And the second point क्या बोलता है अपन, सेकंड पॉइंट बोलता है कि हिस्ट्री चेक कर लो। तो बोलता है असर्टेन कर दो हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। थर्ड पॉइंट बोलता है डीड की, भाई पार्टनरशिप डीड को पढ़ लो, मतलब स्टडी द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पर्टिकुलरली कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ड्राइंग्स क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, वो सब देख लो, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, गुडविल के बारे में बात करता है। गुडविल के बारे में बोलता है तो भाई क्या करो आप पता है क्या, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल आप चेक कर लो एडमिशन पे और रिटायरमेंट पे, वो देख लिया आपने। और उसके बाद आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें अब हम लोग ध्यान में रखेंगे, दैट इज बैलेंस शीट और असेट की। बैलेंस शीट में बोलेगा तो क्या भाई हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि जो असेट और लायबिलिटीज है उसका पोजीशन क्या है, और डिटरमाइन करेंगे टेंजिबल एसेट्स और वगैरह, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे पीएनएल की, तो प्रॉफिटेबिलिटी की हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे, तो स्क्रूटिनी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स बिजनेस और इट्स सुटेबल नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। रीजन देखना है आपको क्यों एडमिशन मिल रहा है, हिस्ट्री देखनी है आपको, फिर पार्टनरशिप डीड को स्टडी करने का है, फिर आपको गुडविल क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना, मैनर
देखने का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको बैलेंस शीट के अंदर देखना है, एसेट लायबिलिटी का एग्जामिनेशन करने का है, और आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का, उसका स्क्रूटिनी करने का प्रॉफिटेबिलिटी का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, अंदर क्वेश्चन हो गया आपका, अनदर क्वेश्चन हो गया, दैट इज वाज व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू ऑन बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन अगर आता है आपको तो एग्जाम में। नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन दैट इज द इन्वेस्टिगेशन तुमको करने का है किसके बिहाफ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, या फिर जो कंपनी प्रपोजिंग लोन टू द कंपनी, जो फाइनेंशियल एफआई हो गया या फिर जो बैंक हो गया किसी कंपनी को लोन देना चाह रहे हैं, तो उनके बिहाफ में आपको क्या करने का है, आपको परफॉर्म करने का है। तो आपको परफॉर्म करने का उनके बिहाफ में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, फिर से पढ़ लेते एक बार के लिए। इन्वेस्टिगेशन करना ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रपोजिंग लोन टू, किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, तो देखो किसी भी कंपनी को आगे पर लोन दे रहे हैं तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करो, पहले देखो कि भाई क्या उसके एमओए में और एओ में लिखा है कि वो लोन ले सकती है, किस पर्पज के लिए लोन ले रही है वो चेक कर लो। फिर उसको आप एसओपी देख लो, एसओपी मतलब शेड्यूल ऑफ प्रीपेमेंट क्या होगा वो आप देख लो। फिर उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है भाई, वो क्या उसकी औकात भी है पे करने की, वो भी चेक कर लो। और उसकी हिस्ट्री देख लो, क्या भाई क्या हिस्ट्री है, और कभी क्या कहीं किसी दूसरी बैंक से उसने लोन वगैरह मांगा है क्या। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। क्वेश्चन पूछेगा आपको भाई इन्वेस्टिगेशन आपको करने का ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, ऐसा नहीं देगा आपको एग्जांपल दे देगा, एक बैंक है वो किसी को कंपनी किसी को लोन दे रही है किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है ना। एज ए इन्वेस्टिगेटर व्हाट ऑल इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म, तो आपको आंसर देना है ये सब चीजें, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई एमओ और एओ में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग पहले चेक करेंगे पॉइंट नंबर वन, whether the company is authorized by its MO and AOA to borrow the money for the purpose for which the loan will be used, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे, सेकंड पॉइंट बात करें पर्पस की बात करेगा, पर्पस ये पहला हो गया, पर्पस बोलेगा तो किस पर्पस के लिए लोन लेने का है, तो ये आ गया। तो बोलता है पर्पस फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड एंड द मैनर इन विच द बोरोवर proposes to invest the amount of the loan। थर्ड पॉइंट क्या होगा, एसओपी। तो बोला शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन सबमिटेड बाय द बोरोवर क्या है वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन ऑफ द फॉर द बिजनेस इंटीग्रिटी एंजॉयड बाय एनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर डायरेक्टर ने क्या फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उनकी स्टैंडिंग्स क्या और रेपुटेशन क्या एंजॉय करते हैं फॉर द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज हिस्ट्री की बात करेंगे। तो भाई हिस्ट्री चेक कर लो पास्ट 5 years के लिए, और चेक कर लो कि भाई व्हाट इज हिस्ट्री एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट 5 years। और लास्ट पॉइंट हम लोग कि भाई क्या किधर और उसने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या, हिस्ट्री चेक करते करते हम लोग और चेक करेंगे क्या कहीं और उसने लोन अप्लाई किया था क्या, और अगर वो लोन अप्लाई किया तो क्या किधर से कोई लोन रिजेक्ट हुआ था क्या, वो देख लेंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अभी तो गाइस लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। भाई फ्रॉड के इंडिकेटर्स क्या है, सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल फ्रॉड, भाई फ्रॉड या पॉसिबल फ्रॉड है उसके इंडिकेटर्स क्या है। तो यार गाइस लाइफ में पता है रिलेशनशिप होती है ना, उसमें भी फ्रॉड्स होते हैं बहुत सारे। अभी फ्रॉड होते हैं ना, फ्रॉड उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, बंदा किसी बंदी के साथ फ्रॉड करता है, आपको आंसर याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मेमोरी ट्रिक है। मेमोरी ट्रिक क्या है, कोई बंदा किसी बंदी को फ्रॉड करता है, चीट कर रहा है, फिर कोई बंदी बंदे को फ्रॉड कर रही है, मतलब किसी किसी को बेंचमार्क पे रखा है, किसी को या फिर किसी के साथ बोलते ना, किसी और को सी कर रही है, वो सी चेकिंग आउट समवन एल्स, ठीक है, या फिर दैट गाय इज चेकिंग आउट समवन एल्स, ठीक है। तो सी दैट सी सीइंग समवन एल्स, सी सीइंग समवन एल्स, और वो जब वो सी कर रही है सब किसी और को, तो उसके अंदर एक डर है, बिकॉज सी इज सीइंग समवन एल्स, बिकॉज उसको डर है कि उसका फ्रॉड पकड़ा ना जाए, उसका फ्रॉड के इंडिकेटर नहीं आए, बिकॉज सी इज सीइंग समवन एल्स, डर सी यू अदर्स। तो बंदी वाला फ्रॉड क्या होगा, बिकॉज डर सी यू अदर्स, डर सी यू अदर्स, तो अपना मेमोरी ठीक है, डर सी यू अदर्स, डर सी यू अदर अपना मेमोरी ट्रिक है, ठीक है। का अपन खोलते हैं मेमोरी ट्रिक को, ठीक है। मेमोरी ट्रिक एक एक पॉइंट को अपन बात करते हैं। डर सी यू अदर्स 12.90। हाय गाइस, तो अपन ने डिस्कस कर लिया है क्या, डिस्कस किया अपन ने कि भाई
बंदी वाला फ्रॉड क्या है, तो बंदी का फ्रॉड क्या है, तो डर सी यू अदर्स है, तो डिस्क्रिमिनेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंफ्लिक्टिंग एविडेंस देयर सी, और उसके बाद बोलता है यू बोलेगा तो अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रेस्पॉन्स हो गए, उसके बाद बोलेगा तो अदर, बोलेगा तो अदर इंडिकेटर सच एज अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो लोग नॉर्म्स इंडस्ट्री नॉर्म का फॉलो वगैरह नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि अगर फ्रॉड डायमंड्स के फैक्टर्स क्या है, फोर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड क्या, फोर एलिमेंट्स, चोरी, चोरी जो है ना वो फ्रॉड डायमंड फैक्टर्स है, या फिर फोर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड है, ठीक है। चोरी वो सी बोलेगा तो कैपेबिलिटीज, उसके बाद बात करेंगे हम एच कुछ नहीं, ओ बोलेगा तो अपॉर्चुनिटी, आई, आर बोलेगा तो रेशनलाइजेशन हो गया, और आई बोलेगा तो इंसेंटिव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चोरी इज द fraud diamond factor, और चोरी is the four element of fraud. Now let's move to the another question, that is whether, अगर ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है कि भाई ऑडिटर्स जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा फ्रॉड को, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि चोरी किसने की है, फ्रॉड किसने किया। दैट अगर स्किलफुल सीनियर ने अगर मिलके छोटी छोटी बार बार चोरी की है तो डिफिकल्ट है। तो स्किलफुल, दैट इज स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, सीनियर बोलेगा सीनियरिटी ऑफ दोज इन्वॉल्व, न मिलके, मिलके मतलब डिग्री ऑफ कोलिजन, छोटी छोटी मतलब रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट, ने बार बार चोरी की, बार बार मतलब फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन कितना है वो देख लेंगे। तो अगर स्किलफुल सीनियर ने मिलके छोटी छोटी बार बार चोरी की है, ठीक है, ये है आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स on which the it depend that whether auditors will be able to detect the fraud or not, ठीक है। तो guys for now let's say bye, और I will prepare other videos ताकि आपको हेल्प हो सके, आपको याद करने में अपने ट्रिक्स वगैरह, ठीक है। आपका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों हो गया इन्वेस्टिगेशन चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 17 का फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया आपका, इन्वेस्टिगेशन हो गया, और एफडीडी हो गया, ठीक है।